किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये नरसी राम जी हैं और हिसार के रहने वाले हैं और ये भी उन्हीं के गांव से आए हुए हैं जीवामृत लेने। प्राकृतिक खेती में बहुत सारे विषय मैं रखता हूँ। जीवामृत भी एक कहानी है। प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद मुझे कौन सी फसल लेनी है, कौन सी फसल नहीं लेनी, ये सुनिश्चित करना। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे दिमाग में है कि मुझे तो गन्ना ही बोना है। अब जमीन की सामर्थ्य गन्ने जैसी बड़ी फसल को पोषण देने की नहीं है, तो फिर आप प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। सिद्धांत यही है कि प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे तो हमें ये देखेंगे कि मेरी जमीन की फर्टिलिटी कैसी है, मेरे जमीन के आसपास सिंचाई के साधन क्या है, यानी नहर है, तालाब है, और ग्राउंड वाटर है तो कितना ऊपर है। जैसे कोई किसान जीवामृत डाल करके गेहूं की फसल की खेती करता है और 250 फुट से बोरिंग का पानी निकालता है, तो नियमतः ये प्राकृतिक खेती नहीं हुई। जैसे आज मैं केमिकल खा करके बीमार हो रहा हूं, मेरी खेती में लागत बढ़ गई है, किसान कर्जदार हो गया है। इन चीजों से बचने के लिए मैं प्राकृतिक खेती की ओर आ रहा हूं कि लागत घट जाए। तो आज तो भोजन की थाली में जहर है, लेकिन मैं 250 फुट से पानी निकाल करके जब धान गेहूं की खेती करूंगा तो कल आने वाले समय में इससे भी बड़ी समस्या ये होगी कि मुझे पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। मित्र, मैं अक्सर अनुरोध करता हूं, चेतावनी देता हूं कि खेती का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी खेती करते समय मैं ऐसा कोई भी काम ना करूं जिससे किसी भी जीव को, किसी भी वनस्पति को कोई क्षति पहुंचे। और आज की आधुनिक कृषि जो लालच में फंस करके मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि धान गेहूं गन्ना की खेती करके 250 फुट नीचे का पानी निकाल करके फसल की सिंचाई करता हूं, तो मैं तो मर के चला जाऊंगा। कल आपके बच्चों को पीने का पानी भी नहीं नसीब हुआ, तब क्या करेंगे आप? तो कृषि का मतलब है कि इस धरती पर मानव सभ्यता निरंतर हंसती मुस्कुराती रहे। मतलब यहां निरंतर मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। और कब बनी रहेगी? जब मैं अपने प्राकृतिक संसाधनों, मूल रूप से 5 पंच महाभूत हैं, उसमें हवा तो अपनी जगह है, वो अपने वैभव में सजी हुई है, आकाश अपने वैभव में सजा हुआ है, सूरज अपने वैभव में सजा हुआ है, लेकिन जमीन, धरती और पानी, एक विभाग है सॉइल वाटर कंजर्वेशन, भूमि एवं जल संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधनों का मतलब है भूमि की उर्वरता का संरक्षण और पानी का संरक्षण। पानी के संरक्षण के 2 रूप हैं। जैसे आज अभी पानी हो रहा है, बारिश का पानी मैं बड़े बड़े जलाशय बना करके, खेत की मेड़ बना करके खेत में रोकूं, जलाशय में भर लूं, ये पानी का संरक्षण है। और अगर ये नहीं कर पाया तो कम से कम भूगर्भ जल का इस्तेमाल कम कर दूं। हम आज पानी का संरक्षण नहीं कर रहे, बारिश के पानी का, और जमीन के पानी को निकाल रहा हूं और कह रहा हूं मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को निरंतर जीवंत बनाए रखना। तो प्रकृति की व्यवस्था कैसे जीवंत रहेगी? जब जमीन में ह्यूमस बहुत होगा, और ह्यूमस जब बहुत होगा तो जैसे आपसे बात हो रही थी अभी, आज के ठीक 50 साल पहले, देखिए जब प्रकृति मेरी जिंदा होती तो क्या होता। आज के ठीक 50 साल पहले, जो बड़े बुजुर्ग है वो समझेंगे मेरी बात को, जो अभी 40 साल
पहले पैदा हुए वो उन्होंने देखा ही नहीं वो दृश्य। ठीक 50 साल पहले लोटा लेके खेत में शौच क्रिया करके आते थे, अगले दिन फिर वहीं जाते थे तो वो मल मिट्टी बन जाता था। यानी कि जमीन इतनी सजीव थी कि 24 घंटे में ही उस मल को खा पी करके और हजम कर लेते थे जीवाणु। अब क्या होता है, अब आप कहीं भी मल विसर्जित करके आ जाओ, महीनों पड़ा रहेगा, सूख जाएगा, फिर पैरों से बिखर जाएगा। एक इंडिकेटर बता रहा हूं आपको, जब खेत में आप मल करके आए और 24 घंटे में सड़ जाए तब समझ लेना मेरी जमीन जीवंत हो गई है। दूसरा, 50 साल पहले बरानी खेती होती। बरानी का मतलब है वर्षा आधारित खेती, यानी कोई नहर नहीं, कोई बोरिंग का पानी नहीं। तो 50 साल पहले देश का किसान रबी में अक्टूबर के महीने में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ बिल्कुल बिना पलेवा के खेत की जुताई करता था, बो देता था, और बाद में पानी भी नहीं लगाता था, पानी था ही नहीं। कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, और फसल तैयार हो जाती। एक बार केवल निराई गुड़ाई करते थे लोग। आज आज हम बिना पलेवा के मसूर भी नहीं बो सकते, और मसूर में एक पानी भी देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा, और इल्ली से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड भी डालना पड़ेगा, कोई बीमारी लगेगी तो फफूंदनाशक भी डालना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती में हमें यह सीखना है कि हमको किसी झंझट में ना पड़ना पड़े, कोई लागत ना लगानी पड़े, और मैं बीज बो दूं जोत करके और फसल मिल जाए। ऐसा करने के लिए मुझे धरती की उर्वरता को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब जब विषय आता है धरती की उर्वरता को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये समझना पड़ेगा कि धरती की उर्वरता होती क्या है। आज मेरे सामने ये ड्रम रखा है जीवामृत का, और ये सज्जन ये जीवामृत लेने आए हैं। मैं अक्सर किसानों को समझाता हूं कि जीवामृत को तुम बहुत अच्छी चीज है, इसमें धरती के सभी जीवाणु हैं, बहुत अच्छा कंसोर्सिया है, यानी कि ये जंगल की मिट्टी में वो जीवाणु हैं जो होने ही चाहिए जमीन में। अब मैं ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा की बात नहीं करता, मैं कहता हूं धरती में जो होने चाहिए, हो सकता है हजारों हो तो इसमें हजारों हैं। ये मैंने डाल दिया, ये क्या करेगा, इनका काम होता है जो खेत में कार्बनिक पदार्थ है उस पर ये डिपेंड हो जाएंगे और कार्बनिक पदार्थ को चूसेंगे और ये मरेंगे। जब ये मरेंगे तो मरे हुए जीवों के अंश को जीवांश कहते हैं, और यही फसलों का भोजन है। लेकिन अब जीवामृत मैंने डालने लगा, ड्रम में बनाया और 20 लीटर प्रति एकड़ मैंने डालना शुरू कर दिया। खरीफ में भी डाला, रबी में डाला, फिर खरीफ में डाला, फिर रबी में डाला। तो क्या हुआ कि जमीन में जो कार्बन बन रहा था या जमीन में जो कार्बन था उसको ये चाटने लगे और मरने लगे। तो साल 2 साल आपको फसल में कुछ अच्छा दिखा, लेकिन हमने कार्बन डालना नहीं सुनिश्चित किया, कार्बनिक पदार्थ यानी कचरा। तो क्या हुआ कि जीवामृत डालने के बाद हमारी जमीन में कार्बन का लेवल घटेगा, क्योंकि उसको चाटेंगे। तो कुछ साल के बाद आपकी फसल में की पैदावार और गिरेगी। शुरू में तो कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में चल करके 2-4 साल के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो हमको सचान साहब ने बेवकूफ बना दिया। तो इसलिए मैं सत्य बोलता हूं। सत्य क्या है, जमीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना। और ह्यूमस की मात्रा की जब मैं बात करता हूं तो जमीन में जितना कचरा डाल सकते, कितना डाल सकते हैं आप। अगर देश के हर किसान से 14 करोड़ किसानों से कहूं कि अपनी अपनी जमीनों में प्रेस मत डालिए, गोबर की खाद डालिए,
खरीद करके डालिए तो मिलेगी कहाँ, है ही नहीं। कुछ किसान तो खरीद करके डाल सकते हैं, लेकिन सारे किसान मेरी बात समझ गए तो सबको खरीदने से भी नहीं मिलेगी ये चीज, क्योंकि उतनी है ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि खेत से जो पैदा करते हो उसका जो फसल अवशेष है बस वो लौटाते चलो। आप मसूर बोएं, धान बोएं, गेहूं बोएं, गन्ना बोएं, कुछ भी बोएं, जो फसल का अवशेष है वो जमीन को कम से कम वापस कर दो। दूसरा क्या है कि कार्बन अगर जमीन में स्लोप है और मेड़ नहीं है तो जमीन, धरती माता तो कार्बन बनाती है, और धरती माता ने कुछ कार्बन बनाया, इसी बरसात से बनाना शुरू किया, बरसात में बनाया, ठंड के सीजन में बनाया, फिर ठंड की फसल रबी की कट गई, और फिर 3 महीना खुली जमीन पड़ी रही और मेड़ नहीं है और स्लोप है। तो क्या हुआ कि जो कार्बन बना था, जब पहली बारिश हुई और तेज बारिश हो गई तो कार्बन बह करके जो ऊपरी सरफेस में था बाहर निकल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि खेत का आकार छोटा हो और खेत की मेड़ पर पेड़ हो। बार बार मैं यही अपील करता हूं कि देश का कोई किसान जो ये कहेगा कि मेड़ तो नहीं बनाऊंगा लेकिन प्राकृतिक खेती करूंगा, तो मैं लिख के दे रहा हूं आप प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। कोई किसान ये कहे कि मेड़ तो बना लूंगा लेकिन पेड़ नहीं लगाऊंगा, तो फिर मैं कहूंगा प्राकृतिक खेती नहीं कर पाए। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों, भूमि एवं जल का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन। अब पढ़े लिखे साइंटिस्ट जो मेरे मित्रवर हैं वो भी समझ लें। कृषि विज्ञान की परिभाषा में मैं कहता हूं कि फसलों को भूमि पर उगाने का वह मैनेजमेंट, मतलब भूमि एवं फसलों का वह प्रबंधन जिससे मेरे परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन जमीन की उर्वरता पर कोई हिरास ना होने पाए। ठीक है ना। तो अभी किसान क्या कर रहा है देश का, आप इधर गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो पूरा कपास ही कपास बोया है, कहीं पर गन्ना ही गन्ना बोया है, कहीं पर धान ही धान बोया है, और जब रबी आएगी तो गेहूं और आलू ही दिखेगा। मैं नगदी फसल लेने का लालची हो गया हूं कि हमको ऐसी फसल चाहिए जिसमें घाटे के चांस कम हो, मुनाफा चाहे बेशक कम हो, श्योर फसल हो। उसके लिए जमीन को लूटना पड़े तो लूट लेंगे, पानी को लूटना पड़े तो लूट लो। तो जैव विविधता का संवर्धन का मतलब है कि जब मैं नाना प्रकार की फसलें बोऊंगा तो जमीन फर्टाइल बनी रहेगी। दूसरा, हमको घाटे के चांस कम हो जाएंगे। जैसे अभी देश में बहुत सारे किसानों की फसल कई बार फलों के और सब्जियों के केस में होता है कि उसने सोचा था टमाटर वाले ने कि कम से कम 10 रुपया का भाव मिल जाएगा तो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये एक किसान ने नहीं सोचा, ये बहुत हजारों लाखों किसानों ने सोचा और टमाटर का रकबा 2 गुना बढ़ गया। तो टमाटर मंडी में 1 रुपया 2 रुपया किलो बिका। फिर किसान क्या कहता है, साहब मैं मर गया, बर्बाद हो गया। दो चीजें हैं, मैं टमाटर बोऊंगा, बैंगन बोऊंगा, थोड़ा सा गेहूं बोऊंगा, थोड़ा सा चना बोऊंगा, अपनी जरूरतों के लिए खेती करनी। अभी मैं बाजार आधारित खेती करता हूं और बाजार से करता हूं, यानी कि मैं सोचता हूं कि मैं टमाटर बेचूंगा बाजार में, और टमाटर को पैदा करने के लिए फर्टिलाइजर लाऊंगा बाजार से, पेस्टिसाइड लाऊंगा बाजार से। बाजार आधारित खेती में किसान कभी कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकता, इसलिए बाजार आधारित खेती बंद करनी पड़ेगी, परिवार आधारित खेती करनी पड़ेगी। एक और चीज कहता हूं कि दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, किसी का प्रतिष्ठान है, किसी की दुकान है, किसी का ऑफिस है, कहीं कंसल्टेंसी चल रही है, कहीं कोई सामान बेचा जा रहा है, सबकी दुकानें सजती 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 चली जा रही। किसान की दुकान क्या है, किसान की दुकान है उसकी 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन का टुकड़ा। आप अपनी दुकान को नहीं संभाल रहे, आपकी दुकान जो खेत है
वो कमजोर 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 और कमजोर होता चला जा रहा है। यानी मेड़ कट गई, मेड़ कटने मतलब है दुकान का शटर टूट गया, उसमें माल नहीं है, केवल धान है। धान होता, कपास होता, ज्वार होता, बाजरा होता, तिल होता, उड़द होता, तो ज्यादा दुकान खोलने के चांस थे। नहीं तो धान बो के चले आए, धान लगा के चले आए, ट्यूबवेल का हरा बटन दबा के चले आए। जब लाइट आती है तो चलता रहता है, पानी की जरूरत है, 2 बार यूरिया डाला है। जब हम अपनी दुकान कम दिन खोलेंगे तो आमदनी कम होगी, और जब कई प्रकार की फसलें होंगी, कई प्रकार का सामान होगा, तो दुकान खोलने रोज जाऊंगा। गाय होगी, भैंस होगी, बकरिया होगा, मुर्गी होगा, मछली होगा, सब्जी होगा, फल होगा, अनाज की, दलहन की, तिलहन की, सारी फसलें होंगी। तो आप रेगुलर काम में लगे रहे। जब रेगुलर काम में लगे रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी आमदनी कहीं ना कहीं से प्राप्त होती रहेगी, और आपको बाजार अपने लिए सामान नहीं लाना पड़ेगा। नहीं तो अभी क्या है, जो किसान केवल धान गेहूं की खेती करता है, मैं उसको बोतल में सिंथेटिक तेल खरीदते देखता हूँ, पालिश वाली दाल खरीदते देखता हूँ, बाजार में सब्जी खरीदते देखता हूँ, बाजार में फल खरीदते देखता हूँ, बाजार से दूधिये से दूध खरीदते देखता हूँ। मित्र, गांव में रहने वाला किसान अगर उसके पास अपना दूध नहीं है, अपनी दाल नहीं है, अपना चावल नहीं है, अपनी सब्जी नहीं है, अपना, तो फिर दिक्कत है। तो बाजार आधारित खेती बंद करनी है। अब बात रही जीवामृत। जीवामृत में अनेक प्रश्न आते हैं मेरे पास। जैसे आप बहुत समझदार किसान हैं जो आज मेरे साथ बैठे हैं, कई बार यहाँ लोग आए, मैंने उनको इतनी सारी चीजें बताई, फिर वो ले गए, और फिर वहां जाके फिर पूछते हैं कि सजान साहब, आज मैं ये डाल रहा हूँ जीवामृत इस ड्रम में, और बताइए कितना पानी डालूं, कितना आटा डालूं, कितना चीनी डालूं। मैंने कहा यार, परसों आप ले गए थे, परसों आपको सब कुछ बता दिया था, भूल गए? मेरी वीडियो देख लो। मित्र, सच्ची बता दूं, जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, जिनको मैं रोज वीडियो पोस्ट करता हूं, मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, मेरे 6 ग्रुप हैं एग्रीकल्चर कृषि संस्कृति के, किसी में 800, किसी में 900, ऐसे किसान भी हैं। जो रोज वीडियो में डालता हूं, मेरे सदस्य, ग्रुप के सदस्य रोज वीडियो नहीं देखते। फोन उठाया, सुशांत साहब 20 दिन हो गया है, 28 किलो गुड़ डाल दिया था, अब बताओ मेरा बन गया है कि नहीं बन गया है। मैंने फिर आज, सुन लीजिए आप, अगर 200 लीटर का ड्रम है, 5 लीटर जीवामृत डाला है, और मुझे, तो एक तो बता दूं, 5 लीटर जीवामृत है, 200 लीटर मुझे जीवामृत बनाना है, तो 28 किलो गुड़ या चीनी पूरे 55 दिन में मुझे इसमें डालनी है। 1 बार डालिए, 2 बार डालिए, 3 बार डालिए, मात्रा कितनी है? 28 किलो। अब आप समझ रहे हैं ना? आप हर 15-15 दिन पर 10-10 किलो डालिए, एक ही बार में 28 किलो डाल दीजिए। जो एक ही बार में 28 किलो डाल दिया तो बैक्टीरिया ऐसा को थोड़ी कि सब खा डालेगा। जब उसकी पॉपुलेशन ही यहाँ पर कम है तो खा कैसे लेगा? जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे भोजन की नीड होगी, और यहाँ भोजन पड़ा हुआ खाता रहेगा अपना। तो आपकी मर्जी, चाहे 10-10 किलो 3 बार डालिए, या इकट्ठे 28 किलो डाल दीजिए। अब रही बात इसकी कि ये कितने दिन में बनेगा, मेरा बन गया है कि नहीं बन गया है। मुझे जल्दी बनाना है साहब, क्या ज्यादा चीनी डाल दूं? ज्यादा चीनी डालने से जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि माइक्रोब्स का मल्टीप्लाई करने का एक नियम है कि कोई माइक्रोब 8 घंटे में मल्टीप्लाई करता है, कोई 12 घंटा लेता है। वो तो अपनी व्यवस्था की, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। भोजन ऑलरेडी इसमें पड़ा है, तो जल्दी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जैसे ये सज्जन है मेरे साथ, अब इनको 200 लीटर बनाना, और कहें कि साहब मुझको 55 दिन में नहीं बनाना, मुझको 30 दिन में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? कहूंगा ये 2 कट्टियां ले जाइए, मेरा 5 लीटर की बजाय ये आप 10 लीटर डालिए। अब और एक चीज हुई कि देश में 14 करोड़ किसान हैं,
क्या हर व्यक्ति मेरे यहाँ आकर के जीवामृत ले जाएगा? नहीं। अगर आप मेरी बात समझेंगे तो मैं कहता हूं कि कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां जंगल नहीं है, उनके गांव में भी जंगल झाड़ी नहीं है, तो उनको तो यहाँ ना है। लेकिन आप खोजिए अपने दाएं बाएं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर कहीं ऐसा स्थान जहां पर 10, 20, 25, 50 पेड़ सदियों से, 50 साल से खड़े हैं, वहां कोई जाता नहीं, वहां के पत्ते फल जो भी गिरते हैं सब वहीं पड़े रहते हैं, वहां खेती नहीं होती है। वहां से आप मिट्टी लाके बना सकते हैं, क्योंकि वहां ना तो धूप ने मारे बैक्टीरिया, ना पेस्टिसाइड की वजह से खत्म हुए बैक्टीरिया। तो जहां माइक्रोब्स को खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है, तो वहां आज भी हैं। ऐसा स्थान खोजिए और वहां से 10 किलो 5 किलो मिट्टी ले आइए। अब कितनी मिट्टी लाएंगे? जैसे किसी व्यक्ति को 2 महीने में बनाना है तो 5 किलो मिट्टी ले आएगा, पूरा ड्रम भर देगा और 14-14 किलो चीनी 2 बार में डाल देगा, 28 किलो, 55 दिन में बन जाए। अब यहां पर सवाल आया कि हमको साहब ये 30 दिन में ही बनाना है, तो मिट्टी की मात्रा 10-12 किलो ले आओ। कोई कहता है हमको 15 दिन में बनाना है, तो मिट्टी की मात्रा 20 किलो कर लो। माइक्रोब जैसे देखिए, हमारी महिलाएं जो गृहिणियां हैं घर की, उनको हमसे ज्यादा ज्ञान है। जब वो दही जमाती हैं ना, तो उनको पता है अगर 2 किलो दूध जमाना, 2 किलो दूध का दही बनाना है, तो उनको मालूम है जामन रखा है कटोरे में, तो उनको मालूम है केवल 2 चम्मच जामन डालना। अगर 5 किलो दही बनाना है तो उनको मालूम है 5 चम्मच जामन डालना है। अब उनको ये भी मालूम है कि दही से कढ़ी बनानी है, रायता बनाना है, तो जामन की मात्रा बढ़ा देती हैं ताकि उस दही में खटास आ जाए। अगर उनको पता है कि ये दही पराठों के साथ, पूड़ी के साथ खाना है, तो जामन की मात्रा थोड़ी सी कम कर देती हैं ताकि ये खट्टा ना होने पाए। हमसे ज्यादा तो मेरी गृहिणियां जानती हैं। सेम यही हाल यहां पर है। इसको जल्दी बनाना है तो जामन ज्यादा डाल लीजिए, देर में बनाना है तो जामन कम डालिए। देर में बनाना है तो 28 किलो चीनी या गुड़ इकट्ठे मत डालिए, उसको पार्ट 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 में करके डालिए। जैसे अभी सज्जन पूछ रहे थे कि इस सीजन में तो मैं बना लिया, डाल लिया, अब अगला सीजन रबी का आएगा जिसमें मैं गेहूं बोऊंगा, तब क्या करूंगा? तो मैंने कहा कि अभी आप इसको जुलाई के लास्ट में डाल लेंगे, मान लो अब पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, नवंबर के लास्ट में फसल बोएंगे, तो 4 महीना 120 दिन। अब इन्होंने 10 लीटर छोड़ दिया था, 200 लीटर पानी भर दिया और 28 किलो चीनी डाल दिया, तो क्या होगा? ये 55 दिन 50 दिन में ही बन के फिर रेडी हो गया। जब इसमें माइक्रोब्स की संख्या 10 की पावर 9 हो जाएगी, तो उसके बाद फिर अब कोई गुंजाइश बढ़ने की नहीं है। पहले तो माइक्रोब धीरे धीरे बढ़ता है और जब सैचुरेशन पॉइंट पर आता है तो धीरे धीरे घटता है। अब 2 महीने में, 55 दिन में ये सैचुरेट हो गया। अब कोई लोग कहते हैं कि साहब मेरा जीवामृत देखिए मेरा कैसा है, ये 4 महीने का हो गया है, डंडे से हिला के वीडियो भेज रहे हैं। मैं कहता हूं भाई 4 महीने का क्यों हो गया? पीछे कोई फसल थी उसमें क्यों नहीं डाला? तो इसका सूत्र है, अगर इसको, जैसे मेरे पास 20-25 ड्रमों में बैक्टीरिया है, मुझे खराब होने का कोई चांस नहीं है, तो मेरे साथ क्या सिचुएशन है कि हर रोज 20 लीटर 50 लीटर लोग ले जाते हैं, ड्रम खाली होते रहते हैं, मैं पानी डालता रहता हूँ, चीनी डालता रहता हूँ, तो मेरे यहाँ तो सुरक्षित है। एक किसान अपने घर में सुरक्षित कैसे रखे? तो उसका यही उपाय है कि ये बन जाए तो इसका यूज कर लीजिए, फिर पानी डाल दीजिए, फिर चीनी डाल दीजिए। जैसे 100 लीटर हमने उपयोग कर लिया, केवल 100-200 लीटर बनाया था, लेकिन 100 लीटर की जरूरत थी, 100 लीटर उपयोग कर लिया, अब 100 लीटर पानी डाल दीजिए। तो मैंने यहां पर 200 लीटर के लिए 28 किलो चीनी बोली थी, अब पानी आपका केवल 100 लीटर है। अब क्या करेंगे? अब हमको केवल 14 किलो चीनी देनी है, लेकिन कब कितना एक बार में देना ना। अब ये देखना है कि ये 200 लीटर जो बन रहा है, ये मुझे आगे कितने महीने बाद उपयोग करना है। अगर मान लो 3 महीने के बाद उपयोग करना है,
तो 14 किलो चीनी को आप 5-5 किलो 3 बार में दीजिए। इकट्ठे दे देंगे तो जानते हो कितने जल्दी बनेगा? 200 लीटर जामन था, ये 4 दिन में बन जाएगा। 4 दिन में। अब हमको लेट करना है, तो मैं कहता हूं कि इसका उपयोग करिए, और 100 लीटर नहीं बच गया तो 100 लीटर नहीं बचाना था आपको, केवल 5 लीटर बचाना था, फिर पूरा ड्रम भरते। क्योंकि जामन बहुत होगा तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाएगा, फिर ये मर जाएगा। जैसे देश में बहुत सारे किसान दूर दराज के हमसे डेली पूछते हैं, किसान साहब मेरे नजदीक कोई ले गया तो मैं अपने फोन का वो देख करके बताता हूँ कि हाँ आपके यहाँ हिसार से वहां से लोग ले गए, नंबर दे दीजिए, मैं नंबर दे देता हूँ। फिर वो बात करता है उस किसान से कि साहब सचान साहब के यहाँ से जीवामृत लाए थे, मुझको चाहिए, तो कहता मेरा तो खराब हो गया। अब आप सुनना, जो सज्जन 1000 किलोमीटर से चल के मेरे यहाँ से जीवामृत ले गए बेचारे, और फिर उनका अज्ञानता में खराब हो गया, तो यार ये तो कोई बहादुरी नहीं हुई। तो जीवामृत खेत में ये जीवाणु है और कचरा माने कार्बन, कार्बनिक पदार्थ, ये 2 चीजें डालनी है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या था? ऑब्जेक्ट ये था कि 50 साल पहले जो मेरा मल 24 घंटे में मिट्टी बन जाता था, वो मिट्टी बनने लगे। दूसरा क्या था? 50 साल पहले मैं चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ बिना पलेवा के बो देता था, तो बिना पलेवा के फिर बोने लगूं, बिना सिंचाई के काटने लगूं, कोई खाद न डालनी पड़े, कोई बीमारी न लगे। तो फिर मैं बोलता हूं, हम जब अपनी मिट्टी की उर्वरता को सुधार देंगे, यानी उसमें ह्यूमस की मात्रा 1% कर देंगे, तो मैं फिर उसी सिचुएशन में आ जाऊंगा। किस सिचुएशन में? कि अब मुझे बाजार नहीं जाना। क्यों? अब मेरी धरती की उर्वरता इतनी अच्छी हो गई है कि जो भी फसल बोता हूं, धरती के पास इतनी सामर्थ्य है कि गन्ना बोऊं, चाहे कपास बोऊं, चाहे धान लगाऊं, उसको पालने की सामर्थ्य डेवलप हो गई है। अभी बाजार क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी धरती में जो फसल बोई है, तो धरती की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि फसल को पाल सके। एक किस्सा मैं अक्सर सुनाता हूं, कई वीडियो में सुनाया है, मेरी मजबूरी है फिर सुनाऊंगा। एक महिला शादी होकर के किसी घर में, एक नई महिला आई बहू बन करके, उसके पिता ने कहा था दहेज देंगे, कुछ समथिंग बाइक देंगे, कार देंगे, नहीं दिया, नहीं दे पाया। तो महिला प्रताड़ित की जाती है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको गाली गलौज किया जाता है, उसको प्यार नहीं दिया जाता, तो मन से दुखी है, वो खाना कम खाती है, दूसरा खाने पर भी कोई ध्यान नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि शारीरिक संबंध पति से बने और वो गर्भवती हो गई। तो अभी तो अपनी खुराक भी नहीं मिल रही थी उसको, और पेट में बच्चा और आ गया। अब इस बच्चे का लालन पालन तो माँ के ब्लड से ही होना है, और माँ के शरीर में तो अपने लिए ब्लड नहीं था। अब बच्चे को कैसे पालेगी? तो क्या हुआ, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। अब वो बच्चा बीमार है, वो हंसता नहीं है, वो दिन भर रोता है, वो चिड़चिड़ा है। तो अब 3 घर के जो मूर्ख प्राणी हैं, बहू की सास, बहू का ससुर और बहू का पति, तीनों को बच्चे से बहुत मोहब्बत है। बच्चे को इस डॉक्टर के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, उस ओझा के यहाँ, उस जोशी के यहाँ, उस पंडित के यहाँ, उस मंदिर में घुमाते फिर रहे हैं बेवकूफ लोग। अब तुमको समझ में आ जाना चाहिए था कि बच्चा रोता है, बच्चा चिड़चिड़ा है, बच्चा कमजोर है, बच्चा माँ के आंचल का दूध पीता है। आप माँ को भोजन की व्यवस्था कराइए, माँ को प्यार दीजिए, माँ को हंसा दीजिए, बच्चा कल हंसेगा। सेम चीज खेती के साथ है किसान भाइयों। आपको जितने भी दुख तकलीफ हैं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको फसल से मोहब्बत है, और फसल को पोषित करने वाली धरती माँ से मोहब्बत नहीं। इसलिए मेरी प्राकृतिक खेती में बार बार कहता हूं, हम सबकी ड्यूटी है कि मैं अपने जमीन के टुकड़े को जहां मैं खेती करता हूं उसको हंसा दूंगा। उस माँ जिस दिन खुश हो जाएगी, फसल खुश रहेगी,
और फसल का जो भोजन खाऊंगा मैं भी खुश रहूंगा। मां खुश नहीं रहेगी ना तो फसल खुश नहीं रहेगी, और फसल का जो भोजन करेगा, पशु चाहे भूसा खाए और हम उसका अनाज खाएं, ना मेरा पशु खुश रहेगा और ना इंसान खुश रहेगा। अब इधर क्या हुआ, आधुनिक कृषि तकनीकियों ने खेती के इस सत्य पर पर्दा डाला हुआ है। आप देख लेना सोशल मीडिया में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी संगोष्ठी में उन्नतशील बीज की बात होगी, संतुलित फर्टिलाइजर की बात होगी, बीमारियों को खत्म करने के लिए नाना प्रकार के फफूंदनाशकों पर चर्चा होगी, कीटनाशकों पर चर्चा होगी, खरपतवारनाशी रसायनों पर चर्चा होगी, वैल्यू एडिशन पर चर्चा होगी। मित्र, जब सॉइल की वैल्यू खराब है तो कौन सी वैल्यू एडिशन करेंगे आप? जब धरती माता ही खराब है, और धरती मां को फर्टाइल बनाने की बात कहीं भी आपको सुनाई नहीं देगी। कारण कि सारे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने खेती के सत्य पर पर्दा डाला, क्यों डाला है? ताकि मेरा धंधा फले फूले, मेरे कृषि यंत्र बिके, मेरा फर्टिलाइजर बिके, मेरा पेस्टिसाइड बिके, मेरे उन्नतशील बीज बिके। मित्र, मैंने फिर बोला, मां जिस दिन हंस देगी, आप अपने घर का देसी बीज, कब आया कॉन्सेप्ट? करोड़ों करोड़ों सालों से लेके पिछले 50 सालों के पहले तक किसान अपने घर का बीज बोता और पैदावार पर्याप्त मिलती थी। यहां कई लोग ऐसा बोलते हैं हमको कि सचान साहब, 1950 के दशक में देश में खाद्यान्न की कमी थी। महोदय, अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण उत्पादन कम हुआ था। टैक्सेशन की प्रणाली इतनी गंदी हो गई थी कि जो किसान 50 बीघा में खेती करता था वो 20 बीघा में खेती करने लगा था, इसलिए प्रोडक्शन कम था। तो मैं कहता हूं, अगर आज की कृषि को कंपेयर करना है तो 1950 से मत करिए, 17वीं शताब्दी से करिए ना। 17वीं शताब्दी में मैं दुनिया भर को, दुनिया का 34% खाद्यान्न पैदा करता था, और खाद्यान्न उस समय कागज का नोट नहीं चलता। मेरा खाद्यान्न बाहर जाता था और सोना चांदी आता था उसके बदले। तो हर किसान के घरों में सोने चांदी के भंडार थे, तभी गाना गाते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हूं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम पुरोहित राष्ट्र कहे जाते थे, बिल्कुल। यहां पर ज्ञान का वातावरण था। हमारे फोर फादर 17वीं शताब्दी तक ज्ञानी थे। ज्ञानी का मतलब था कि वो जमीन को और जल को और जंगल को और पशुओं को अहमियत देते थे। आज मैंने पशु को छोड़ दिया, जंगल को काट दिया, जमीन को बंजर बना दिया, पानी को लूट लिया। भैंसों की जगह देसी गाय पालते थे। मतलब मैंने सत्य को लूट लिया। सत्य का मतलब है भगवान की व्यवस्था। सत्य को भी लूट लिया, सनातन को भी लूट लिया। सत्य का नाम है धरती और पानी, आकाश, सूरज और हवा। तो सत्य ये है पंचमहाभूत, और सनातन का मतलब है 84 लाख योनियों के जीव जंतु। तो सत्य को भी लूट लिया, सनातन को भी लूट लिया, और खुशियां तलाश रहे हैं। ईश्वर की माया को लूटने के बाद आप खुशियां तलाश रहे हैं। महोदय, मित्र, ईश्वरी काम का मतलब है ईश्वरी काम, जो ईश्वरी कार्य करेगा। यानी ये संपूर्ण हमको जो दुनिया दिख रही है, धरती और नदियां और झरने और जलाशय, ये सब ईश्वरी माया। वन वनस्पतियां, जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, इनके संरक्षण का, संवर्धन का काम ही ईश्वरी काम है। और जो व्यक्ति ईश्वरी कार्य करेगा उसको ईश्वर कभी निराश नहीं करेगा, और जो ईश्वरी कार्य नहीं करेगा, आप भटकते भटकते रहिए। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। आज का हाल वो है कि कस्तूरी यहाँ है, ज्ञान में है, लेकिन मैं बाजार में जो है ना कस्तूरी खोज रहा हूँ। मित्र, धरती को फर्टाइल बनाने की दिशा में 2 4 6 साल लगाइए, बर्बाद करने में मैंने 50 साल लगाए हैं। तो 2 4 6 साल तो सब्र करना पड़ेगा, डरना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, जितने भी मेरे अनुसार खेती कर रहे हैं, सब सुखी हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं।
नमस्कार।